हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम जिस मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है डिस्कशन मेथड, विचार विमर्श विधि। अब यहाँ पे डिस्कशन, अगर शब्द की मीनिंग की बात करते हैं तो डिस्कशन हम दिन प्रतिदिन अपना जो हमारा दैनिक जीवन है उसमें इस शब्द का प्रयोग करते हैं और इसको व्यवहारिक रूप में भी लेते हैं, यानी हम किसी न किसी बात पर डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करना मतलब किसी टॉपिक पे चर्चा करना, बातचीत करना, डिस्कशन करना कहलाता है। अब ये डिस्कशंस किसी के भी बीच हो सकती है। अगर मैं शैक्षिक क्षेत्र की बात करूं तो छात्रों के बीच भी किसी एक बात पे, किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक पे चर्चा हो सकती है, विचार विमर्श हो सकता है, या फिर विभिन्न शिक्षक आपस में किसी बात पे चर्चा कर सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति, शिक्षक और छात्र भी आपस में किसी टॉपिक पे, किसी समस्या पे चर्चा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर हम सिंपल शब्दों में इसको समझना चाहें तो बातचीत करना अर्थात अपने मन की अभिव्यक्ति करना और उसके बाद जो सुनने वाला है उसके द्वारा उस टॉपिक के बारे में अपने मन की अभिव्यक्ति करना, यानी सब अपने अपने मन के अंदर जो भी उनको लगता है वो बता रही हैं दूसरों को, तो ये क्या है, ये बातचीत होती है किसी एक टॉपिक के ऊपर, या फिर इसको हम कह सकते हैं चर्चा। ठीक है, तो ये है हमारी विचार विमर्श विधि, जिसपे किसी एक टॉपिक के ऊपर सभी मिलकर के बातचीत करते हैं या चर्चा करते हैं। तो ये सिंपल शब्दों में हमारा विचार विमर्श विधि में के अगर अपने शब्दों पे जाते हैं तो क्या मीनिंग निकलता है वो हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं विचार विमर्श विधि का शिक्षा के क्षेत्र में अगर प्रयोग किया जाए तो क्यों किया जाना चाहिए, इस विधि के क्या फायदे हैं। तो देखिए, इससे क्या होगा, बालक आपस में बात करके किसी समस्या का हल निकालना सीख जाएगा। आपस में बात करके आप इसको ये भी मान लो कि उसे जो लगता है किसी काम के बारे में या किसी वस्तु के बारे में, उसके बजाय वो दूसरे की बात को सुनना भी पसंद करेगा। आपस में चर्चा करना और उसके बाद किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, ये इस विधि के द्वारा उसमें ये गुण आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी इसमें ज़्यादा डिटेल में तो जब इसके उद्देश्य पढ़ेंगे और इसके अलावा इसके आधार पढ़ेंगे, इसके सिद्धांत पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे। अभी हमें जो है केवल और केवल कॉन्सेप्ट को समझना है पहले तो। अब यहाँ पे आपके सामने दो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ये डेफिनेशंस हमारी हेल्प करेंगी विचार विमर्श विधि के कॉन्सेप्ट को समझने में। तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली परिभाषा जो आपके सामने है जेम्स ली के अनुसार, जेम्स ली क्या कहते हैं विचार विमर्श के बारे में। विचार विमर्श एक शैक्षिक सामूहिक प्रक्रिया है, शैक्षिक है और फिर सामूहिक है, जिसमें शिक्षक तथा छात्र सहयोगी ढंग से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। क्या समझ में आया इन दो लाइनों से आपको? जेम्स ली ने ये जो परिभाषा दी है उससे हमें विचार विमर्श विधि के बारे में क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि ये मेथड एक शैक्षिक और सामूहिक प्रोसेस है। ठीक है, सामूहिक मतलब ग्रुप में डिस्कशन होगी। ठीक है, ग्रुप में डिस्कशन होगी। दूसरी बात शैक्षिक है, यानी शिक्षा क्षेत्र से संबंधित कोई समस्या होगी जिसपे की बातचीत करनी है, और इसमें शिक्षक तथा छात्र सहयोगी ढंग से, मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि इसमें जो ये डिस्कशन होगा, जो बातचीत होगी, उसमें शिक्षक अपने आप को सर्वोपरि दिखाए कि मैं जो कहूँगा वही सही होगा। नहीं, यहाँ पे वो भावना नहीं है, बल्कि सब मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करते हुए फिर बात को या चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उस टॉपिक पर बातचीत करेंगे। तो कोई समस्या होगी या फिर कोई टॉपिक होगा, प्रकरण जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उस पर क्या करेंगे, अभी मैंने बताया ना, चर्चा करना मतलब बातचीत करना। सब आपस में मिल करके किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी टॉपिक पर आपस में बात करेंगे। जो ढंग है, जो तरीका है, वो कैसा रहेगा, वो होगा सहयोगी। ठीक है, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, सब अपने अपने मन की बात को कह सकते हैं, इतनी स्वतंत्रता उनको मिलेगी और एक सामूहिक प्रक्रिया है। तो यहाँ से हमको बहुत कुछ जानने को मिल गया, इसके कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिलेगी। इस डेफिनेशन से एक चीज तो ये समझ में आ गई कि विचार विमर्श विधि एक सामूहिक प्रक्रिया है।
जिसमें सभी सहयोग की भावना से पार्टिसिपेट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरी आपके सामने डेफिनेशन है थॉमस एम रिस्क के अनुसार। कौन है ये परिभाषा देने वाले, डेफिनेशन देने वाले? थॉमस एम रिस्क। क्या कहते हैं ये? विचार विमर्श का अर्थ है अध्ययन की जाने वाली समस्या या प्रकरण में निहित संबंधों का विचारशील विवेचन। अब ये थॉमस एम रिस्क क्या कह रहे हैं अपनी परिभाषा में विचार विमर्श के बारे में? तो ये कह रही है विचार विमर्श का अर्थ है अध्ययन की जाने वाली, यानी जिसके बारे में अध्ययन करना है हमने, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, अध्ययन की जाने वाली समस्या या प्रकरण। यहाँ भी वही बात की कोई समस्या होनी चाहिए या फिर टॉपिक होना चाहिए बातचीत का या फिर अध्ययन का, यहाँ पे कोई टॉपिक होना चाहिए या कोई समस्या होनी चाहिए, उसमें निहित संबंधों का विचारशील विवेचन करना। ठीक है, उनमें संबंधों की जांच करना कि समस्या या प्रकरण में जो विभिन्न चीजें हैं, विषय वस्तुएं हैं, उनमें आपस में संबंध क्या क्या है, ये जानना क्या कहलाएगा? ये जानना कहलाएगा विचार विमर्श करना। ठीक है, तो ये कहते हैं थॉमस एम रिस्क, किसके बारे में? विचार विमर्श के बारे में। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया हमारा जब हमने ये दो डेफिनेशंस पढ़ ली हैं विचार विमर्श विधि के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसके उद्देश्य। देखिए, जैसे जैसे हम टॉपिक को आगे बढ़ाते जाएंगे ना, वैसे वैसे ही हमारे किसी भी टॉपिक के बारे में जो थॉट्स हैं वो क्लियर होती जाती हैं। ये बात हम सभी जानते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे डेफिनेशंस पढ़ी, तो जो मैंने बताया था कि क्या होता है विचार विमर्श करना या फिर डिस्कशन करना, तो उसमें हेल्प मिल गई और भी अच्छे तरीके से समझने को मिल गया। अब उद्देश्य पढ़ेंगे तो और भी कुछ आपको नया कुछ जानने को मिलेगा, समझने में हेल्प मिलेगी डिस्कशन मेथड को। ठीक है, तो चलिए अब इसके उद्देश्य पढ़ते हैं। उद्देश्यों के अंतर्गत पहला जो बिंदु है हमारे सामने, किसी समस्या का विश्लेषण करना। किसी समस्या का विश्लेषण करना इसका पहला उद्देश्य रहता है। विभिन्न उद्देश्य होते हैं विचार विमर्श विधि के, किसी भी विधि के उद्देश्य रहते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने जो उद्देश्य है वो किसी समस्या का विश्लेषण करना, अर्थात किसी समस्या को अगर अच्छे से समझना है, अच्छे से उसके बारे में जानकारी लेनी है, तब भी हम इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, विमुद्रीकरण, तो आप ये चाहते हैं कि आपको उससे संबंधित सारी की सारी जानकारी मिल जाए, किसी भी टॉपिक से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए, तो आप जब डिस्कशन करवाते हो या विचार विमर्श विधि का प्रयोग करते हो, डिस्कशन करते हो, तो इससे क्या होता है कि सारे उसके बारे में सारी जानकारी लेकर के आते हैं। किसी एक व्यक्ति के लिए किसी भी टॉपिक या किसी भी समस्या के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करना इतना आसान नहीं होता है, जितना कि सभी मिल करके थोड़ा थोड़ा लेकर के आएंगे और आपस में डिस्कस करेंगे, तो वो इंफॉर्मेशन जो प्रत्येक व्यक्ति लेकर के आया है, जो नॉलेज उसको खुद तक थी, अपने तक ही सीमित थी उसकी नॉलेज, अब वो सबको मिल गई है, अब वो सबके पास वो ज्ञान पहुंच गया है, सबको उसका फायदा मिलेगा। तो इस तरह से किसी भी समस्या को विश्लेषित करना है, उसको विस्तार से जानना है, उसके रूप को जानना है, तो इसका मतलब आप वहाँ पे जो सूटेबल मेथड रहेगा वो है विचार विमर्श विधि। एक उद्देश्य ये है इसका कि इसके द्वारा किसी समस्या को विश्लेषित किया जाता है। इसके बाद है सूचनाओं तथा तथ्यों का विश्लेषण करना। अब अगर बहुत सारे फैक्ट्स हैं आपके सामने, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं और आपने ये जानना है कि जो फैक्ट्स या इंफॉर्मेशंस आपके पास हैं वो सही है या नहीं, तथ्यात्मक है या नहीं, तो इसकी जानकारी भी आपको प्राप्त हो जाती है विचार विमर्श विधि के द्वारा। अर्थात जब आप इस मेथड के द्वारा हम आपस में बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं किसी भी टॉपिक पर या किसी भी हम प्रकरण पर, समस्या पर चर्चा करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो सूचनाएं हैं और जो फैक्ट्स, जो तथ्य होते हैं उस प्रकरण से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित या फिर उस समस्या से संबंधित, वो विश्लेषित हो जाते हैं, वो पूरी तरह से निकल करके आते हैं। तो इसके उद्देश्य में एक तो किसी समस्या का विश्लेषण करना इसका उद्देश्य रहता है कि किसी भी पर्टिकुलर समस्या को इससे
इससे विश्लेषित किया जा सकता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है और उसी तरह से इसके अंतर्गत किसी समस्या या प्रकरण से संबंधित सूचनाओं या तथ्यों को भी विश्लेषित किया जा सकता है, एकत्र किया जा सकता है और एकत्र करने के बाद उनको विश्लेषण में लिया जा सकता है। उसके अलावा है मूल्यों का निर्धारण करना। मूल्य क्या होते हैं? मूल्य होते हैं हमारे आदर्श, हमारे सिद्धांत कि मेरा ये मानना है, ऐसा कहा जाता है ना, तो यही होते हैं मूल्य। तो मूल्यों का निर्धारण करना मतलब किसी चीज की हम ये कह सकते हैं एक फिक्स्ड एक धारणा बना लेना, है ना, मूल्य निर्धारित कर लेना। तो मूल्यों का निर्धारण करना भी विचार विमर्श विधि के अंतर्गत एक उद्देश्य रहता है। अब आप ये देखिए, मान लीजिए आप एज अ टीचर क्लास में विचार विमर्श जो है वो करवाते हो, किसी भी टॉपिक पे बच्चों का जो है आपस में बातचीत करवाते हो, तो यहाँ पे बच्चों को जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इसके द्वारा क्या होता है, किसी जो भी हमारा टॉपिक है उसके बारे में सारी की सारी संपूर्ण जानकारी किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होती है। तो जब मिलकर के सभी विचार विमर्श करते हैं तो नई नई चीजें निकल करके आती हैं और इसमें से बहुत सारी चीजें बच्चों के मूल्यों के निर्धारण में काम आती हैं। बच्चों की धारणा बन जाती है उसके ऊपर ऐसी कि अच्छा ये चीज ऐसी है। अब मैं आपको ना इसका एक एग्जांपल देती हूँ जिससे कि आपको वो आसानी से चीज समझ में आ जाएगी। अब जैसे मान लीजिए जो समाज में व्याप्त समस्याएं हैं, क्योंकि विचार विमर्श में या तो कोई समस्या ली जाती है या तो कोई टॉपिक या प्रकरण लिया जाता है। तो जैसे समाज में इस समय पर बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे दहेज प्रथा की समस्या है ना। तो दहेज प्रथा की मान लीजिए एक समस्या, मुझे लगता है बहुत बड़ी समस्या है, ज्वलंत समस्या है हमारे यहाँ आज की, हमारे समाज की। तो वर्तमान समाज में ये जो समस्या है दहेज प्रथा, इस पे आप मान लीजिए विचार विमर्श करवा रहे हैं या डिस्कशन करा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रत्येक बच्चा जो भी उसके विचार हैं वो रखेगा ना दहेज प्रथा के बारे में। और ये करंट की समस्या है, वर्तमान में समाज में ये समस्या हमको दिखाई दे रही है। जो लेडीज हैं उनको, महिलाओं को बहुत ही इसका जो है सामना करना पड़ रहा है। फिर इसके दुष्परिणाम भी हमारे सामने है, फिर भी हम में से ही बहुत सारे लोग इस समस्या का समाधान निकालने के बजाय इस समस्या का समर्थन कर रहे हैं। हम में से ही है ना बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे बच्चों का माइंड सेट होगा जब डिस्कशन हो रहा है कि दहेज प्रथा जो है उस टॉपिक के ऊपर सब अपना जो है वो व्यू रख रहे हैं, सब उसकी जो पूरी तरह से इस समस्या का विश्लेषण किया जा रहा है। यहाँ पे है ना, इस समस्या को पूरी तरह से विश्लेषण किया जा रहा है कि अच्छा ये समस्या अच्छी नहीं है और इसके ये जो है दुष्परिणाम रहते हैं, तो इसको समाज से निकाल बाहर करना चाहिए, फिर इसके लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, ये इस तरह से। अब बालक, सभी बालकों ने, क्लास के बालकों ने उसके बारे में, उस समस्या के बारे में अच्छे से ध्यान से सुना है क्लास के अंदर, और उसके क्या क्या दुष्परिणाम है वो भी उन्होंने सुन लिए हैं। तो क्या अब बालक उस व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहेगा या उस समाज में जो व्याप्त है ये वाली समस्या, क्या वो भी उसको समर्थन देगा उस समस्या को, या फिर उस समस्या के समाधान के लिए जो उसने जाने हैं कि ये उपाय किए जाने चाहिए वो उस वाले ग्रुप में जाकर के खड़ा होगा। मतलब एक सोचने वाली बात है ना, जब आपने विचार विमर्श विधि के द्वारा बच्चे को इस समस्या के बारे में पूरी तरह से नॉलेज दे दी, तो वो बच्चा क्या करेगा, बच्चा भी तो अपनी कोई थॉट्स बनाएगा ना, चिंतन मनन करने के बाद कोई रिजल्ट निकालेगा कि हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल समाज में व्याप्त एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका समाधान किया जाना जरूरी है। अब उसके पास दो चॉइसेस होंगी, या तो वो जो समस्या है उसके पक्ष में जाकर के खड़ा हो जाए और या फिर उसको समस्या मान करके उसके समाधान का उपाय करे, दूसरे वाले ग्रुप में जाकर के उसके समाधान के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं या जो किए जा रहे हैं उनको समर्थन करें। तो इसके खुद के मूल्य होंगे वो। अब बच्चा वर्तमान में जो समस्या है ना उसके बिल्कुल खिलाफ अगर खड़ा है तो इसका मतलब ये उसके मूल्यों में आ जाएगा कि उसको ये पता है कि मुझे क्या करना है, किसी भी कुप्रथा का साथ नहीं देना। तो ये उसके खुद के मूल्यों में, उसके खुद के सिद्धांतों में आ गया। वो बच्चा कभी भी ना तो दहेज देने के समर्थन में होगा और ना ही दहेज लेने के समर्थन में होगा। ठीक है, तो यही तो है, एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, मूल्यों का निर्धारण करना। एक उद्देश्य ये भी रहता है कि जो भी कुछ समस्या है, जो भी कोई प्रकरण है, उसके बारे में हम बालक को इतना सचेत कर दें, इतना सब कुछ बता दें कि बच्चा कभी भी कुछ गलत करने का सोच भी ना सके। ठीक है, तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं,
हम बच्चे को विचार विमर्श विधि के माध्यम से उसमें मूल्यों का निर्धारण कर सकते हैं, उसके सिद्धांतों को उसमें डाल सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, एक उद्देश्य ये भी रहता है। उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट आपके सामने है मनोरंजन के लिए आयोजन करना। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आप जो है किसी समस्या पे ही डिस्कशन कराएं, नहीं, आप जो है मनोरंजन के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक दे दीजिए, कुछ मनोरंजन का टॉपिक हो जिसमें ज्ञान भी मिल जाए और इसके अलावा बच्चे जो हैं वो इंजॉय भी कर लें। तो मनोरंजन के लिए भी इसका आयोजन किया जा सकता है। विचार विमर्श विधि को आप अप्लाई कर सकते हो अपने स्टूडेंट्स पर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में उदाहरण दिया था विमुद्रीकरण का, इसी तरह से जब स्टार्टिंग में वो जीएसटी आया, अब जैसे किसान आंदोलन जो चल रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, जिससे ऐसा भी कुछ डिस्कशन क्लास में कर सकते हो जिसमें टॉपिक के बारे में सब बच्चे जो है इंफॉर्मेशन लेकर के आए। अब थोड़ा थोड़ा भी सबको पता है, तो वो जब थोड़ा थोड़ा जोड़ करके जो वो इतना बड़ा जो है वो सर्कल बन जाएगा, उसकी नॉलेज पूरे के पूरे वहां बैठे बच्चों को मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके सारा सबको पता चल जाएगा और इसके अलावा वो क्या करेंगे, इस चीज को एंजॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके उद्देश्य रहते हैं, जिनमें ये 4 मुख्य उद्देश्य हैं। इसमें किसी समस्या का विश्लेषण करना होता है, सूचनाओं तथा तथ्यों को विश्लेषित किया जाता है, मूल्यों का निर्धारण करना, मनोरंजन के लिए आयोजन करना, ये हैं इसके उद्देश्य। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, यहाँ पे आपके सामने इसके टाइप्स लिखे हुए हैं, प्रकार लिखे हुए हैं। 3 इसके प्रकार हैं। छात्र समूह द्वारा विचार विमर्श, शिक्षक छात्र समूह द्वारा विचार विमर्श, शिक्षक समूह द्वारा विचार विमर्श। वैसे तो नाम पढ़ करके ही आपको पता चल गया होगा कि मैं इसमें क्या बताने वाली हूँ, लेकिन मेरा काम तो बताना है, तो मैं बताऊंगी जरूर। यहाँ पे देखिए छात्र समूह द्वारा विचार विमर्श। छात्र समूह द्वारा किस तरह से विचार विमर्श किया जा सकता है, तो आपस में छात्र मिलकर के, यानी सभी सहपाठी आपस में किसी भी समस्या या किसी भी प्रकरण पर या फिर किसी भी टॉपिक लेकर के, यानी मनोरंजन के लिए अगर करना चाहें तो भी बातचीत की जा सकती है, विचार विमर्श किया जा सकता है। तो इसमें विचार विमर्श करने वाले कौन होंगे, छात्र होंगे, जो आपस में ग्रुप्स में, वहां पे छात्र समूह जो होंगे या तो ग्रुप में या फिर हो सकता है कि इंडिविजुअली आपस में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो सभी क्या है, छात्र हैं, यानी सभी समान लेवल के हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। सभी छात्र जो है आपस में किसी भी समस्या, किसी भी प्रकरण, किसी भी टॉपिक पे या फिर मनोरंजन के लिए कोई टॉपिक चूज करके आपस में बातचीत करेंगे, तो उसे हम कहेंगे कौन से टाइप का वो कहलाएगा, विचार विमर्श, वो होगा छात्र समूह द्वारा विचार विमर्श। उसके बाद दूसरा है शिक्षक छात्र समूह द्वारा विचार विमर्श। इसमें छात्रों के समूह के साथ बातचीत करने का काम कौन कर रहा है, शिक्षक भी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे शिक्षक भी है, यहाँ पे अकेले छात्र ही आपस में किसी टॉपिक पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसमें शिक्षक भी है। तो इसमें शिक्षक और छात्र मिल करके किसी भी समस्या, किसी भी प्रकरण, किसी भी टॉपिक या फिर हो सकता है मनोरंजन के लिए विचार विमर्श करेंगे, यहाँ पे दूसरे प्रकार में, दूसरे टाइप में। इसके बाद ये तीसरा प्रकार है आपके सामने, शिक्षक समूह द्वारा विचार विमर्श। तो जैसे कि पहले टाइप में समूह किसका है, छात्रों का, तो यहाँ पे स्टाफ मिलकर के किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय का वो भी किसी टॉपिक पे चर्चा कर सकता है, किसी समस्या पे बातचीत की जा सकती है, किसी भी प्रकरण या टॉपिक पर बातचीत की जा सकती है टीचर्स के द्वारा भी। ठीक है, तो शिक्षकों का जो ग्रुप है वो भी आपस में विचार विमर्श कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 प्रकार से विचार विमर्श जो है वो 3 प्रकार का होता है। या तो देखिए कि वो छात्र समूह के द्वारा किया जा रहा होगा, या फिर शिक्षक छात्र समूह, यानी दोनों है, शिक्षक भी हैं और छात्र भी हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, या फिर शिक्षक समूह, टीचर्स का ग्रुप है और वो सब आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 प्रकार हैं इसके मुख्य रूप से। अभी आज हमने डिस्कशन मेथड के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, थोड़ा सा इसके जो कॉन्सेप्ट के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी, जिसके अंतर्गत हमने डेफिनेशंस भी देख ली हैं। जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी इसकी 2 डेफिनेशन, जेम्स ली की और थॉमस एम ब्रिस्क की, और इसके साथ ही हमने यहाँ पे बात कर ली है उसके साथ ही उद्देश्यों की और इसके साथ ही इसके टाइप्स की।
अब इसके अलावा इसके बारे में बहुत कुछ है कि किस तरह से इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, कौन सा सदस्य कौन सा कार्य करता है और ये सब कुछ, ठीक है। तो अभी ये 2-3 पार्ट इस मेथड के आएंगे, डिस्कशन मेथड के, जो टर्न बाय टर्न आपके पास पहुंचती रहेंगी वीडियोस एक एक करके। आपको क्या करना है, आपको ध्यान से वीडियोस को देखना है, फिर जो मेन पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करना है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताती हूँ एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि हमको यहाँ पे तो ये लगेगा वीडियो देखते हुए कि अच्छा ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन वहाँ पे फिर हमें पता नहीं चलता कि कहाँ से क्या पूछा गया और इसके उत्तर में हमने क्या चीज़ को लिखना है या कैसे इसका उत्तर देना है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है तो उनको सारे ही सही लगने लग जाते हैं। तो ऐसा गड़बड़ जो है वो ना हो, बल्कि हम अगर ऑब्जेक्टिव टाइप भी दे रहे हैं तो हमें सही आंसर पता हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अच्छे से किसी भी टॉपिक को पढ़ लें, ठीक है। तो आज की क्लास में तो बहुत कुछ हमने डिस्कशन मेथड के बारे में जान लिया है, बहुत सारे मैंने आपको करंट के एग्जांपल्स भी दे दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड आगे जो भी फैक्ट्स हैं हम उन पे बात करेंगे। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।